प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और कक्षा 11 का ये हम जो चैप्टर फर्स्ट है ये डिस्कस कर रहे हैं, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, some basic concept of chemistry। तो इसमें ये लेक्चर 7 है और हम अभी जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला सूत्र दिया है तो कैसे उसमें प्रतिशत संघटन निकालेंगे। दूसरा, हम ये चर्चा किए थे कि अगर प्रतिशत संगठन परसेंट कंपोजिशन दिया हुआ है, अगर जो तत्वों की प्रतिशत मात्रा दी गई है तो कैसे मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र निकालेंगे। इसके बाद हम चर्चा किए द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु भार में अंतर। द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु भार में क्या अंतर होता है, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु भार लगभग बराबर होता है। जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या एंड परमाणु भार, जो मास नंबर एटॉमिक मास के इक्वल होता है। जो मास नंबर है, मास नंबर नियरली इक्वल टू एटॉमिक मास। तो अब समझने की बात यह है कि मास नंबर क्या है। तो जैसा कि ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए थे, जो मास नंबर है द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या ये किसके इक्वल होता है? ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के इक्वल होता है। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, या फिर ये Z प्लस N भी कर सकते हैं। और जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार, किसी भी तत्व का जो परमाणु भार है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, तो इसका परिभाषा ये होगा कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित सभी समस्थानिकों का औसत सापेक्ष भार होता है।
औसत सापेक्ष भार होता है। अब जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे किसी तत्व E, अगर कोई तत्व है के समस्थानिक XYZ हो, XYZ, तो ये आपका हो गया समस्थानिक और इनका ये जो परमाणु द्रव्यमान है और प्रतिशत संघटन, तो जैसे ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया, इसका द्रव्यमान mx है, इसका my है, इसका mz है और इसका प्रतिशत px, py, pz। तो हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे mx px, ये my py, mz pz। देखिए जैसे कोई भी तत्व E है मान लेते हैं और उसके समस्थानिक अगर x y z है, तो x का जो परमाणु द्रव्यमान है ये mx हो गया और जो परसेंट कंपोजिशन है, प्रतिशत संघटन, तो ये px है। y का my है, प्रतिशत संघटन py है और z का mz प्रतिशत संघटन ये आपका हो गया pz। तो mz pz। अब हम यहाँ पे परमाणु भार अगर निकालेंगे तो परमाणु भार ये तीनों को जोड़ देंगे, mx px प्लस my py प्लस mz pz अपॉन 100, तो ये परमाणु भार निकल जाएगा। और जो द्रव्यमान संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल है। द्रव्यमान संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, सदैव पूर्ण संख्या होती है, ये सदैव पूर्ण संख्या होती है। लेकिन परमाणु भार भिन्नात्मक हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है। जैसे आपको उदाहरण में हम बताए थे कि हीलियम है, तो हीलियम का जो द्रव्यमान संख्या है, ये द्रव्यमान संख्या ये 4 होता है, लेकिन परमाणु भार ये 4.0026 होता है। तो ये 4 और 4.0026, तो ये लगभग बराबर है, लेकिन दोनों के गणना करने का जो तरीका है अलग अलग होता है। अगर आपको द्रव्यमान संख्या निकालना है तो जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, तो परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं और ये प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल द्रव्यमान संख्या कहलाता है। जबकि किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित सभी समस्थानिकों का जो औसत सापेक्ष भार होता है वही परमाणु भार होता है, और इसको निकालने का जो तरीका है mx px प्लस my py प्लस mz pz अपॉन 100 होता है।
तो इस पर आप न्यूमेरिकल जो आंकिक प्रश्न है उनको भी हल कर सकते हैं। तो आइए इस पर एक प्रश्न करते हैं। अच्छा, इसमें जैसे एक प्रश्न हम दे रहे हैं आपको, किसी तत्व के परमाणु में, किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। किसी तत्व के परमाणु में 11 जो प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। तत्व के परमाणु का भार या तत्व का परमाणु भार ज्ञात करें। तो जैसे कि आपको फॉर्मूला बताया गया, परमाणु भार या परमाणु भार के जगह पे आप लिख लीजिए द्रव्यमान संख्या, चूंकि दोनों बराबर होता है लेकिन दोनों में अंतर जो आपको हम बता दिए हैं। द्रव्यमान संख्या ज्ञात करें। तो द्रव्यमान संख्या मास नंबर A = P+N, और प्रोटॉन की संख्या कितनी दी गई है? 11 और न्यूट्रॉन 12, यानी कि P दिया है 11 और न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है 12। तो ये हो जाएगा A = P+N। तो P दिया है 11 और ये 12 दिया हुआ है, यानी कि ये 23 आ जाएगा। तो अगर किसी भी तत्व के परमाणु में अगर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है, तो आप क्या करेंगे? आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो उनका द्रव्यमान संख्या पता चल जाएगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि जैसे आप देखेंगे इस तरह का सिंबल दिया रहता है, जैसे 17Cl35, तो ये जो 17 है ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक।
यानी कि इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और जो 35 है ये परमाणु भार नहीं है, ये द्रव्यमान संख्या है। ये क्या है? द्रव्यमान संख्या। ये मास नंबर है, मास नंबर। यानी कि अब यहाँ पे अगर इसको हम Z से डिनोट करते हैं, इसको A से, तो A = Z+N, माने आज ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो या आपन, आपन आज ना, माने A = P+N या A = Z+N। और अगर N आपको निकालना है तो A - Z हो जाएगा। यानी कि A आपकी है, A जो है द्रव्यमान संख्या है, तो ये हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। अगर आपको द्रव्यमान संख्या दी गई है और द्रव्यमान संख्या में अगर परमाणु क्रमांक आप घटा दिए तो क्या मिल जाएगा? ये न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब एक दूसरा जो प्रश्न है इस पे हम लोग देखते हैं। जैसे प्रश्न ये है कि निम्न में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये दिया है 17Cl 35 या 19K39, या फिर आप ले सकते हैं जैसे 9F19 फ्लोरीन का। तो अगर एक एक हम एटम में निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें जो 35 है ये और 17, जो 35 है और 17 है, ये है क्या? तो जो 35 दिया हुआ है ये द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर, मास नंबर। और ये जो 17 दिया है ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक। इसको किससे डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं। और जैसा कि आपको बता चुके हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो ये
माने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसी तरह से अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो 17 क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, ये 17 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आप कैसे निकालेंगे? अभी क्या बताए थे कि द्रव्यमान संख्या में, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है? द्रव्यमान संख्या दिया है 35 और ये 17 घटा दिए तो 18 आ गया। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 18। यानी कि क्लोरीन का ये जो परमाणु है तो 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है ये 18 है। इसी तरह से ये एक एग्जाम्पल है 19K39 पोटेशियम का। ठीक इसी तरह से हम देखेंगे, जैसे ये द्रव्यमान संख्या जो ये बड़ा है, बड़ी संख्या है, जैसे जो ऊपर वाली है वो द्रव्यमान संख्या है जिसको इंग्लिश में मास नंबर कहते हैं, और ये चूंकि परमाणु भार के बराबर होता है इसलिए दोनों को ही A से डिनोट करते हैं 39। और जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक ये Z इज इक्वल टू होता है ये 19। और इसमें जो ये न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो देखिए, जैसे जो परमाणु क्रमांक है वो किसके इक्वल होता है? वो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। और जो न्यूट्रॉन अगर इसमें निकालेंगे तो A माइनस ये Z, यानी कि परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक 19 है तो ये 20 हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या 20 हो जाएगी। यानी कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 19 हो गए और न्यूट्रॉन कितना हो गया? 20 हो गया। इसी तरह से इसमें निकाल लेंगे, ये आपका है A की वैल्यू दी गई है ये 19, और ये P, ये Z जो दिया हुआ है 9 है, तो Z जितना होता है उतना ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो न्यूट्रॉन होता है A माइनस Z, यानी कि ये 19 में 9 घटा देंगे ये 20 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ये कोई भी संकेत दिया हुआ है परमाणु का, तो इसमें जो बड़ी संख्या होती है ऊपर ये द्रव्यमान संख्या होती है, और जो कम छोटी संख्या है ये परमाणु क्रमांक होता है। और जो द्रव्यमान संख्या है जिसको मास नंबर कहते हैं, और ये परमाणु भार के लगभग बराबर होता है, जिसको A से, कैपिटल लेटर में A से डिनोट करते हैं। और जो A होगा और जो छोटी संख्या है जो Z, जो परमाणु क्रमांक है, तो A में से Z को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। और जितना Z होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये कोड वर्ड भी आप याद रख लीजिएगा कि जैसे जो Z है, Z क्या है? ये परमाणु क्रमांक है और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। अगर इसको ऐसे याद रखें, जपें
अब A क्या है, तो ये द्रव्यमान संख्या है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है, संख्या की योगफल के बराबर होता है। तो आपन जब या A = Z+N होता है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपन आज जपें, आपन आज जपें या आज आपन जपें, ऐसे भी ये हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, जैसे ये A = ये हो जाएगा Z+N, ये N = A-Z भी हो जाएगा, नाज। तो इस तरह से आप अगर द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दिया है, तो किसी भी तत्व के परमाणु में आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग सीख रहे थे कि परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, मास नंबर, जिनको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। और अब हम परमाणु भार एक प्रश्न के माध्यम से निकालना सीखेंगे। और ये आपकी जो NCERT की बुक है उसका प्रश्न संख्या 32 है। ये हूबहू जो प्रश्न आपको दे रहे हैं ये NCERT की बुक में मिल जाएगा। इसमें दिया है प्रकृति में उपलब्ध आर्गन के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। प्रकृति में उपलब्ध आर्गन के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। तो समस्थानिक, ये समस्थानिक जैसे आर्गन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये आर्गन ये तत्व है और इसका 3 समस्थानिक दिया हुआ है। एक दिया है आर्गन 36, आर्गन 38 और आर्गन 40। ये आर्गन में 3 समस्थानिकों के मिश्रण से बना हुआ है। अब इसका जो आर्गन 36 है, इस समस्थानिक का जो मोलर द्रव्यमान है 35.96755 ग्राम प्रति मोल है। ये ग्राम प्रति मोल। और इसका जो दिया हुआ है 37.96272 ग्राम प्रति मोल। और जो आर्गन 40 है इसका दिया है 39.9624 ग्राम प्रति मोल। और इनकी जो प्रतिशतता है, जो प्रचुरता बुक में लिखा हुआ है, लेकिन इसको प्रतिशतता भी कह सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, इनको हम प्रतिशत संगठन भी कह सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0.337%, 0.063%, 99.600%। और जो ये मोलर द्रव्यमान दिया गया है और प्रतिशतता दी गई है, दोनों को गुणा कर देंगे। जैसे आपको बताए थे ना mx px, ये जैसे मान लीजिए ये my py, अगर इसको हम mx लेट कर लेते हैं, इसको my कर लेते हैं, इसको mz कर लेते हैं, और ये आपका px है, ये py है और ये pz है, और ये आपका हो जाएगा ये mz pz। तो
जो परमाणु भार का जो परमाणु भार का जो सूत्र होता है, ये mx px प्लस my py प्लस mz pz अपॉन 100। तो परमाणु भार, ये परमाणु भार A बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे ये जो गुणा किए हैं तो 35.967 गुणे 0.337 करेंगे तो ये लगभग 36 के बराबर है और ये 0.33 यानी कि 3 6 के 18, ये 9 1 10 यानी कि 12.122 और ये 38 के लगभग बराबर है। 63 से गुणा करेंगे तो 2.3916 आएगा। आइए 39.9624 में 99.600 का गुणा करेंगे तो 3980.25 आएगा। अब क्या करेंगे कि अब सबको यहाँ लिख देंगे, तो mx px की जगह पे 12.12 लिखेंगे और ये my py, तो my py की जगह पे आप लिख देंगे 2.3916 और ये 3980.25 3980.25 बटे 100। तो इनको अगर आप जोड़ देंगे तो 3980.25 है और 2.3916 और फिर ये 12.12 तो ये 14 2 16 के 6 1 3 3 6 1 7, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो गया, 9 और 3, तो ये जोड़ने पर ये आ गया 3994.7616 अपॉन 100, तो 39.947 हो जाएगा। अब ये जो है परमाणु भार, ये परमाणु भार बराबर 39.947, लेकिन इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है या द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या वो 40 होता है। तो ये दोनों में द्रव्यमान संख्या और जो ये परमाणु भार है, इन दोनों में आपने अंतर समझा और इन दोनों को निकालने की जो अलग अलग विधियां हैं, द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे, परमाणु भार कैसे निकालेंगे, इसके बारे में चर्चा की गई और द्रव्यमान संख्या के लिए कुछ आंकिक प्रश्न और कुछ ये परमाणु भार के लिए आंकिक प्रश्न आपको बताए गए। तो NCERT या आपकी जो भी बुक है, इस पर आधारित जो ये औसत परमाणु भार, जो परमाणु भार निकालना है, इस पर कई प्रश्न दिए हुए हैं और आपको करना कुछ नहीं है। जैसे समस्थानिकों का जो द्रव्यमान दिया है, अब उसको आप mx my mz आप ऐसे मान लेंगे, अगर 2 दिया है तो mx my हो जाएगा और जो प्रचुरता यानी कि प्रतिशत संघटन दिया हुआ है उसको px py मान लेंगे। mx का px में गुणा करेंगे, my का py में करेंगे, अगर z है तो mz का pz में करेंगे और तीनों को जोड़ के 100 से, ये तीनों को जोड़ करके 100 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से आप परमाणु भार की गणना कर लेंगे। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि मिश्रण क्या है, मिश्रण के बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसे आप खुद सोचिए और आपसे हम पूछेंगे और आपको बताना होगा कि मिश्रण क्या है।
आप जरा हमको बताइए कि मिश्रण क्या है। तो जो मिश्रण है, मिश्रण यानी कि इसको इंग्लिश में मिक्सचर भी कहते हैं, और ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो समांगी मिश्रण को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तो ये होता है यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, यानी कि एक समान रूप से घुलना। और विषमांगी का मतलब होता है असमान रूप से घुलना। देखिए, मिश्रण का आपको मतलब मालूम है। मिश्रण क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर मिश्रण बनता है। ठीक है? दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण प्राप्त होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दिए तो मिश्रण प्राप्त हो गया। अब समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण पे चर्चा करनी है कि ये क्या होता है। तो जैसे आप समझिए, मान लीजिए ये पानी है और आप कांच की ग्लास में जो पारदर्शी होता है उसमें आप जो है विलेय ले लिए, विलेय, या जैसे कोई भी, जैसे यहां पे आप चीनी ले लिए, चीनी। तो चीनी क्या हो रहा है? ये घुल रहा है, घुल रहा है। तो जो घुल रहा है उसको क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और जो पानी जिसमें घुल रहा है उसको विलायक कहते हैं। अब आप समझिए, ये चीनी जो है समान रूप से, एक समान रूप से उसमें घुल जाता है। या चीनी के जगह पर आप चाहें तो जैसे ये नमक भी ले सकते हैं। नमक है जो साल्ट आप खाते हैं, नमक, या यूरिया है, यूरिया भी ले सकते हैं। या जैसे और भी, जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ये भी ले सकते हैं। माने ऐसा पदार्थ जो कि ये घुल जाता है, समान रूप से घुल जाए, एक समान रूप से अगर घुल जाता है विलायक में, तो वही समांगी मिश्रण कहलाता है।
अब असमान रूप से घुलना क्या है कि अगर आप कांच की ग्लास में ये पानी ले लिए और इसमें आप मिला दिए बालू, तो बालू क्या होगा? बालू जो है नीचे बैठ जाएगा, ये पेंदी में, यहाँ पे ये ज़्यादा हो जाएगा और ऊपर में ये कम रहेगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा। या बालू के जगह पे और क्या ले सकते हैं? अब बालू के जगह पे आप ले लेंगे, जैसे तेल ले लिए, चाहे आप सरसों का तेल ले लिए या किरोसिन ऑयल ले लिए या पेट्रोल ले लिए या डीजल ले लिए, तो आप अगर कोई भी तेल ले लेंगे तो भी वो पानी में समान रूप से नहीं घुलेगा, लेकिन दूध घुल जाएगा। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपस में मिल करके एक समान रूप से घुल जाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। समांगी, समअंगी और विषमअंगी, मतलब जो पूरी तरह से नहीं घुल पाता है वो विषमांगी है, और जो समान रूप से घुल जाता है वो क्या है? वो समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं, विलयन। और विलयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि जो समान रूप से घुल जाता है उसको समांगी मिश्रण कहते हैं, और समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। यानी कि विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है। और अगर मान लीजिए कि ये द्विअंगी, यानी कि ये बाइनरी, ये विलयन है, तो इसके दो घटक हो गए, ये के घटक ये दो हो गए। एक को कहते हैं विलेय और दूसरे को कहते हैं विलायक, यानी कि इसको इंग्लिश में सॉल्यूट बोलेंगे और इसको बोलेंगे सॉल्वेंट। तो इस तरह से ये विलयन के ये दो घटक हो गए। तो अब इस पर हम लोगों को आगे ये चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में, जो लेक्चर 8 होगा, उसमें विलयन की सांद्रता ये डिस्कस करेंगे, जो एक बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। और उसी पर लगभग 50% से ऊपर फिजिकल केमिस्ट्री, जो भौतिक रसायन है, उसी एक लेक्चर के कंसेप्ट पे ही सारा टीका होगा। तो आप को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो माई स्कूल ऐप है, तो माई स्कूल जो ऐप है उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और उसमें ये सारे लेक्चर होंगे। और उसमें एक खास बात ये होगी कि हर लेक्चर के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 प्रश्न होंगे जो आपको करने हैं, और करने के बाद उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो हल है, वो भी दिया गया है। आप ये चेक कर सकते हैं कि आप जो किए हैं वो कितना सही है। तो वो जो प्रश्न है, हर लेक्चर पे 10-10 प्रश्न होंगे और आप उसमें वीडियो भी देखेंगे, वो प्रश्न भी हल करेंगे और उन प्रश्नों का सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आप आज बस इतना ही।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।